हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी, हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में वो है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, उसकी नीड को, उसके स्कोप को। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले एंटरप्रेन्योर समझते हैं। अब देखिए एंटरप्रेन्योर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ये जो एंटरप्रेन्योर दोस्तों होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एक कंपनी के अंदर काम करते हैं। यानी कि कोई एक नया बिजनेस सेटअप किया है, किसी एंटरप्रेन्योर ने अपने आइडिया को प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट किया और वहाँ पर उसने क्या किया, एक बिजनेस अपना सेटअप किया और उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे। तो उन्हीं वर्कर्स के बीच में से कोई एक एंटरप्रेन्योर होगा जो चाहेगा कि कंपनी की ग्रोथ हो, है ना। कुछ अपना नया आइडिया को जनरेट करेगा कि भाई कंपनी ग्रोथ हम लोग किस तरीके से करें, किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करें। कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचेगा, कंपनी के भले के बारे में सोचेगा, कुछ नया इन्वेंट करेगा। तो कंपनी के अंदर रह के काम करता है, वो होते हैं एंटरप्रेन्योर। जबकि एंटरप्रेन्योर मैंने आपको बताया था ये खुद का आइडिया जनरेट करते हैं, खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिक एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में। अब मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख कर आ पाएँ। तो देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं इनका सेल्फ विज़न होता है, यानी खुद का एक विज़न होगा कि भाई इस प्रोजेक्ट को मैं इतने समय में कन्वर्ट करूँगा, ये मेरा आइडिया है, इसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर एक बिजनेस सेटअप करने में ऐसे वर्क करूँगा। ठीक है। कोई भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह बीच में आते हैं, कोई परेशानी वगैरह बीच में आती है, उसको वो ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकता है, रिस्क थोड़ा बहुत लेता ही लेता है। जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है इनका शेयर्ड विजन रहता है, यानी कि ये चाहते हैं कंपनी की ग्रोथ करना, है ना। विजन को अपना शेयर करते हैं। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन भी मेरा परिवार है, ये सोचते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है, ये मेरा ही परिवार है, ये मेरा ही बिजनेस है, मेरे को ही ग्रोथ करनी है। ये इनकी विजन रहती है, ऐसा विजन होता है इनका शेयर्ड विजन। ठीक है। आई ओन दिस कंपनी, मैं ही ये कंपनी को ओन करता हूँ, मैं ही ये कंपनी चलाता हूँ। इस तरीके से इनका विजन विजन रहता है इंट्राप्रेन्योर का। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के बारे में। देखो, एम्प्लॉय भी कंपनी के अंदर काम करता है और एंटरप्रेन्योर भी कंपनी के अंदर काम करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये स्लो स्पीड रहती है। एम्प्लॉय क्या करता है कि भाई जितने समय के लिए मेरे को कंपनी में रखा जा रहा है, जितना मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना ही काम करूँगा, आराम आराम से काम करूँगा। जबकि एंटरप्रेन्योर क्या सोचता है कि मैं हाई स्पीड से काम करूँगा। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स पे अटका रहता है, ये एक्शंस ले लेता है कि कोई प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से मुझे सॉल्व करनी है, तुरंत एक्शन ले लेगा। ठीक है। ये कंज्यूमर होता है, ये कंट्रीब्यूटर होता है, यानी कि कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है, अपना योगदान देता है कि मैं इस कंपनी को ग्रोथ मुझे करानी ही करानी है किसी तरीके से। रिएक्टिव एंड पुश स्टार्ट, एम्प्लॉय को हमें क्या करना पड़ता है, पुश स्टार्ट, कि ये काम हुआ, तेरा काम किया तुमने या नहीं किया, है ना। हमको उसे वो देने पड़ते हैं। बॉस क्या कहता है कि भाई तुमने काम कर लिया नहीं कर लिया, फाइल रिपोर्ट हमें सबमिट करो, इस तरीके से कहते हैं नहीं कहते हैं। तो एम्प्लॉय से हम लोग ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, ये प्रोएक्टिव एंड सेल्फ स्टार्ट, ये अपने आप एक्टिव रहता है। इससे हमें कहने नहीं पड़ती कि भाई तुम ये काम कर लो, ये अपने आप ही एक काम को ख़त्म करेगा, दूसरे काम पर पहुंच जाएगा, उसको भी ख़त्म करना चाहेगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, अवेलेबल टाइम टू टाइम, जो एम्प्लॉय होता है वो टाइम टू टाइम अवेलेबल रहता है। जितना मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे ही काम करेगा, उन्हीं 8 घंटे के बीच में आपको एम्प्लॉय मिलेगा एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, अवेलेबल ऑल द टाइम, हर समय ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में सोचेगा, हर समय कंपनी में ही रहेगा। ठीक है।
ही गेट पेड फॉर टाइम ही स्पेंड। एम्प्लॉय क्या करता है दोस्तों, जितना टाइम अपना स्पेंड करता है उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से ही उसको पेमेंट मिलता है। जबकि ही गेट पेड फॉर वैल्यू ही क्रिएट। जो एंटरप्रेन्योर होता है दोस्तों, वो जो वैल्यू क्रिएट करके दे रहा है कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसके हिसाब से उसको पेड मिलता है, उसके हिसाब से उसको पैसे वगैरह मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों जो एम्प्लॉय होता है उसकी सैलरी फिक्स रहती है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी सैलरी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल रहती है। यानी कि कंपनी के भले के बारे में सोचना है ना। तो उसकी ऑब्वियस सी बात है, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करके देगा कंपनी को, कुछ अच्छी आइडिया जनरेट करके देगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसीलिए उसकी सैलरी भी ज़्यादा रहती है, फिक्स सैलरी नहीं होती है। प्रमोशन इन कंपनी, जो एम्प्लॉय होता है वो चाहता है कि कंपनी में मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं आज इस पोस्ट पर हूँ, इससे मेरी प्रमोशन होकर दूसरी पोस्ट पर मैं चला जाऊँ, ठीक है। लेकिन जो एंट्राप्रनर होता है, आई एन वाला दोस्तों, वो चाहता है कंपनी का प्रमोशन हो जाए, कि मेरी जो कंपनी आज मान लो 10 लाख का नेट वर्थ है उसके, 10 लाख रुपए आगे चल के 15 लाख की हो जाए, 20 लाख की हो जाए, कंपनी का प्रमोशन हो, कंपनी का प्रमोशन होगा, मेरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये कंपनी के प्रमोशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये हार्ड वर्क करते हैं, जबकि ये स्मार्ट वर्क करते हैं एंटरप्रेन्योर। ब्लेम अदर्स, ये क्या करते हैं एम्प्लॉय, कि भाई कोई गलती हो जाए कि इसकी वजह से हुआ है गलती, ब्लेम करते रहेंगे एक दूसरे को। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है ये सेल्फ करेक्टिंग, कोई गलती हो जाएगी अपने आप उसको ठीक कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के बीच में। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपने बिजनेस को, इंडिपेंडेंट बिजनेस को ओन करते हैं, यानी कि एक खुद का उनका आइडिया होता है और खुद उस बिजनेस के मालिक होते हैं, ठीक है। while entrepreneur exhibit entrepreneurial behavior within the existing organization, जबकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं दोस्तों, वो एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, यानी कि वही कंपनी ग्रोथ वगैरह, ये एंटरप्रेन्योर से बिहेवियर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के काम करते हैं। आई होप आपको अब ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि मैकलेलैंड अचीवमेंट थ्योरी क्या थी, ठीक है। अब मैकलेलैंड अचीवमेंट थ्योरी के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, कि जो मैकलेलैंड अचीवमेंट थ्योरी थी वो डेवलप की गई थी एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था डेविड मैकलेलैंड। क्या नाम था दोस्तों, डेविड मैकलेलैंड के द्वारा। अब इनका जो फोकस था, थ्योरी फोकस्ड ऑन 3 प्राइमरी नीड्स, इनकी 3 प्राइमरी नीड थी जिस पे थ्योरी में फोकस किया। पहला अचीवमेंट के ऊपर, दूसरा एफिलिएशंस यानी कनेक्शंस वगैरह हम लोग बनाते हैं वो, और थर्ड पावर। तो बेसिक 3 नीड थी जिनके ऊपर इन मैकलेलैंड जो तुम्हारे डेविड मैकलेलैंड जो साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट है ना, इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हमारी पहली जो नीड थी वो है नीड फॉर अचीवमेंट। अब दोस्तों इसको समझिए कि नीड फॉर जो अचीवमेंट है, अब इसमें क्या है, देखो ऑब्वियस ही बात है, एक अगर मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, आपको कोई टास्क मिला और आपके अंदर ऐसी फीलिंग आने लगे कि भाई मैंने ये टास्क जो मुझे मिला है, मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट जब आप उस पर वर्क करोगे, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई मैंने कुछ तो कर लिया, कुछ तो कंप्लीट कर लिया। तो अचीवमेंट, जब आप कंप्लीट उस टास्क को कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगा, भाई मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा अचीव किया है ना, टाइम से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो इस तरीके की फीलिंग्स आती है अपने अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, देखो जैसे दिस नीड रिफ्लेक्ट एन इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर पर्सनल अकम्पलिशमेंट, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी डिज़ायर हो सकती है कि भाई उसने कुछ भी अचीव किया है, एक फीलिंग आ रही है उसके अंदर, ठीक है। सेटिंग एंड रीचिंग चैलेंजेस, उसने बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह फेस किए हुए हैं, है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने गोल्स पर वो पहुंच गया है। और एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, उसको एक फीलिंग आ रही है कि भाई मैंने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, और ऐसे कंप्लीट नहीं किया है, मैंने बहुत सारी परेशानियां बीच में आई थी, उन सबको पार करते हुए मैं अपने प्रोजेक्ट पर पहुंचा हूँ, है ना। मुझे भूख लग रही थी तो भी मैं अपने काम को करता रहा, अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट किया। एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है उसके अंदर कि हाँ मैंने बहुत अच्छा अचीव कर रखा है, कुछ अच्छा काम कर रखा है।
पीपल विद हाई नीड फॉर अचीवमेंट सीख, और जो ऐसे पीपल होते हैं कि भाई जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, हाई नीड अचीवमेंट की। तो हाई नीड यानी कि अचीवमेंट पाना चाहते हैं किसी तरीके से, दैट प्रोवाइड मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टीज एंड आर मोटिवेट बाय फीडबैक। तो उनके बीच में होता है कुछ मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी वगैरह आती हैं, और वो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। कैसे मोटिवेट रखते हैं? उनको फीडबैक मिल रहा है, यानी कि कोई आपने काम किया, लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज़ करते रहो इसको। तो एक फीडबैक मिल गया उसको पॉजिटिव, वहाँ से वो बंदा मोटिवेट हो गया। ठीक है, रिकग्निशन मिल गया उसको, काम किसी को पसंद आया, उसने रिकग्नाइज कर दिया कि भाई ये मैंने इस बंदे से काम कराया था, ये बंदे की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो उसको रिकग्नाइजेशन मिल गया। ठीक है, फिर एंड अ सेंस ऑफ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट, और उसके अंदर एक सेंस आ रहा है पर्सनल अकम्प्लिशमेंट के। ठीक है, अब पर्सनल अकम्प्लिशमेंट का सेंस कैसे आएगा? यानी कि एक पर्सन है और उस पर्सन ने कुछ कम मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी फेस करी और अपने जो टास्क था, उसका जो काम था, उसको पूरा किया। अब जब काम वो पूरा कर रहा था तो लोगों का फीडबैक भी आया कि भाई आपने काम बहुत अच्छा किया है। अब जिस लोग को काम पसंद आएगा, जिस पर्सन को, वो तो रेफर करेगा ना, ये रिकॉग्नाइज करेगा किसी और को भी कि भाई अगर तेरे को ये काम कराना तो उस बंदे से कराना, उस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया था। तो उसके अंदर का एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आई कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को पसंद आ रहा है और मेरे काम को रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। तो ये सब था नीड फॉर अचीवमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे डेविड मैकलेंड है, उन्होंने थ्योरी दी थी नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब कनेक्शंस बनाना। तो दोस्तों आपको पता ही है यार, आपने बिजनेस को अगर आपको ग्रोथ करना है तो कनेक्शन तो बनाने ही पड़ेंगे। कनेक्शन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको फंडिंग ईजिली मिल जाएगी, दूसरे के नेटवर्क को भी एक्सेस आप लोग कर सकते हो। तो एफिलिएशन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे this need refer to an individual desire for positive social relationship, belongingness and valued life by others। यानी कि इससे क्या होता है दोस्तों, कनेक्शन बनाने से आपके और लोगों के बीच में जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा बिहेवियर रहेगा, पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा। लोग आपको, आपके काम को रिकॉग्नाइज भी करेंगे, एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी मेंटेन होगी, है ना। आप लोगों के साथ सोशल यानी कि आसपास की सराउंडिंग के साथ पीसफुली अपना काम करोगे। नेक्स्ट है इसी में हमारा इंडिविजुअल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन सीक, यानी कि जो ज़्यादा पाना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है कनेक्शन बनाने की, वो हारमोनियस वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं पीसफुली काम करते हैं। ठीक है, एक उनके बीच में रिलेशन है, बहुत अच्छा शांति का रिलेशन है, वैल्यू कोऑपरेशंस है एंड कोलैबोरेशन, प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कलीग्स। तो इन ये प्रायोरिटाइज किस में करते हैं, यानी कि इनकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि अपने लोगों के साथ, जो उनके कलीग्स वगैरह हैं उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो सर्विस मैंने किसी पर्सन को दी है, उनके साथ मेरा रिलेशन जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर रिलेशन अच्छा होगा तो उनको क्या मिलेगा? रिकग्निशन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो उसको पसंद आया। मान लो एक एक सर्विस आपने किसी पर्सन को दी, उस पर्सन को आपकी सर्विस पसंद आई, तो वो पर्सन रेफर भी तो करेगा कि भाई उस पर्सन से मैंने, उस बिजनेसमैन से मैंने एक सर्विस ली थी, उसने बहुत अच्छी सर्विस दी थी, आप भी वहीं से सर्विस लेना, है ना। तो इस तरीके से इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। इसी तरीके से तो कनेक्शन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है नीड फॉर पावर, है ना। अब देखो नीड फॉर पावर में क्या है, हर कोई चाहता है कि अगर एक कंपनी में जो काम कर रहा है उसका प्रमोशन हो जाए, एक अच्छी पोस्ट पर वो पहुंच जाए, ताकि लोग जो हैं उससे इंस्पायर हो सकें, उससे इन्फ्लुएंस हो सके कि पहले ये इस पोजीशन पे थे, आज इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, बहुत मेहनत करके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, इन्होंने क्या रास्ता अपनाया था, मैं भी इनके रास्ते पे चलूँगा। तो लोग क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे, और उसके पास एक ऐसी पावर आ जाएगी कि लोगों को कमेंट, वो क्या कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, मोटिवेट भी कर सकता है। तो ये नीड फॉर पावर की है। ठीक है, देखो दिस नीड रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल डिजायर टू इन्फ्लुएंस एंड हैव कंट्रोल ओवर अदर्स। इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों पे कंट्रोल कर सकता है, मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड हैविंग अथॉरिटी, एक इम्पैक्ट अपना ला सकता है ना।
पॉजिटिव इम्पैक्ट, और उसके बाद अथॉरिटी आ जाएगी कि किसको मुझे काम करने देना है, किसको नहीं करने देना है, या फिर किस पर्सन को क्या काम करना है। बेसिकली खुद का लीडर बन जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी, उसके अंडर लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है। पीपल विद हाई नीड फॉर पावर सीक लीडरशिप रोल, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, तो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, या फिर लीडरशिप जो रोल वगैरह होता है वो प्ले करते हैं। एंजॉय टेकिंग चार्जेस लेना भी वो पसंद करते हैं। एंड आर मोटिवेटेड बाय अपॉर्चुनिटीज टू मेक डिफरेंस एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, और इसी चीज़ से वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो आई होप मैकलन थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। 3 ही बेसिक नीड थी, तीनों नीड आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की तरफ बढ़ें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, इस टॉपिक में आप ज़रा ध्यान से समझिए कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं जिससे जो एक एंटरप्रेन्योर है उसकी ग्रोथ हो सकता है कोई कंपनी वगैरह है, उन्होंने अपना बिजनेस खोल के रखा है कि भाई जो नए नए स्टार्टअप्स वगैरह हैं उनको हमें सपोर्ट करना है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में आपको लिखना है। अब वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं उनको समझने की कोशिश करिए। देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर इनिशिएटिव्स डिजाइन्ड टू सपोर्ट एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड देयर वेंचर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इनको इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो नए नए जो बिजनेस वगैरह है उनकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, वो ब्रॉड हो सके, लोगों तक उनके बारे में ज़्यादा पहुँचे जानकारी, और नए नए बिजनेस ओपन करें। इससे और भी बंदे मोटिवेट होंगे कि भाई हाँ गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, क्यों ना मैं भी अपने बिजनेस को आइडिया में कन्वर्ट करूँ, है ना। इससे बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, तो और जो स्टार्टअप नए नए करने वाले हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, इसीलिए एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों बिजनेस इक्यूबेटर्स। बिजनेस इक्यूबेटर्स में क्या होता है, ये क्या करते हैं लोग बिजनेस इक्यूबेटर्स में, मान लो कोई नया स्टार्टअप है दोस्तों, उसको एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे कि भाई आओ, एक इकोसिस्टम दे दिया, आप यहाँ आ सकते हो, अपना काम कर सकते हो, है ना। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वाईफाई वगैरह हो गया या फिर कोई नेटवर्क हो गया, है ना, और डिलीवरी सिस्टम जो है रिसोर्सेज वगैरह है उनको एक्सेस करा दिया, सपोर्ट सर्विस वगैरह है और वो एक्सेस करा दी। यानी बेसिकली एक बेसिक जो नीड होती है बिजनेसमैन को एक नया बिजनेस सेटअप करने के लिए वो प्रोवाइड कराते हैं बिजनेस इक्यूबेटर्स। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम हो गए, और स्पेस हो गया, रिसोर्सेज हो गए, सर्विसेज हो गए, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, भाई अपने नेटवर्क में भी है ना, बिजनेस प्लानिंग असिस्टेंस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फंडिंग भी आ जाती है कि भाई पैसे की ज़रूरत है तो पैसे भी दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिलरेटर प्रोग्राम्स। अब दोस्तों एसिलरेटर प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या है देखो, ये क्या काम करते हैं, इनका जो मेन एम होता है ना एसिलेटर प्रोग्राम का, इनका यही मेन एम होता है जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ करानी है, उनकी डेवलपमेंट करना है। उसके लिए उन्हें क्या देना पड़ेगा, देखो भाई उसके लिए उन्हें समझाना पड़ेगा। मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है कि भाई किस तरीके से बिजनेस करना है आपको, जो उनके नेटवर्क है उन नेटवर्क का एक्सेस भी देना पड़ेगा, और एजुकेशनल वर्कशॉप भी देनी पड़ेगी कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, है ना, बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या क्या होता है, किस तरीके से आप लोग फंडिंग ले सकते हो लोगों से, किस तरीके से आप लोग अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको कैसे देखना है ना, किस तरीके से आपके बिजनेस में इन्वेस्टर्स वगैरह आएंगे, ये सब एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। क्यों गवर्नमेंट काम कर रहे हैं कि दोस्तों देखिए, अगर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन होगी तो बहुत सारे बिजनेस, नए नए बिजनेस ओपन होंगे, और जब नए नए बिजनेस ओपन होंगे तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जॉब्स वगैरह मिलेंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो फ्री में एजुकेशन भी देते हैं, कुछ पैसे लेकर भी एजुकेशन देते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि भाई जो बेसिक नीड है, जो बेसिक स्किल ज़रूरत है एक एक अपने स्टार्टअप को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, और आपने बिजनेस कन्वर्ट कर भी लिया, बिजनेस बना भी लिया, उसको किस तरीके से मैनेज करना है
उन सब चीज़ों को सिखाते हैं। वर्कशॉप वगैरह होते हैं, कोई छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह भी डिज़ाइन किए जाते हैं कि भाई आप ये कोर्स सीख सकते हो, यहाँ से आप लोग सीख सकते हो। और वर्कशॉप वगैरह जो होती हैं उसको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बताते हैं दोस्तों, बिजनेस की प्लानिंग आपको कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस की बारे में बताते हैं, लीडरशिप के बारे में बताते हैं। तो ये सब आपके एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम। अब दोस्तों देखिए गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम में क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा एक प्रोग्राम बना रखे, बहुत से प्रोग्राम बना रखे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर होते हैं, नए नए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टार्टअप सेटअप करना चाहते हैं अपना, है ना, तो उनके लिए सपोर्ट करता है। जैसे दोस्तों फंडिंग स्कीम्स, गवर्नमेंट ने फंडिंग स्कीम्स लगा रखी हैं, है ना, इजीली उनको फंड मिल जाता है, पैसे वगैरह। और ग्रांट्स हो गए दोस्तों, टैक्सेस इंसेंटिव्स, है ना, टैक्स में भी उनको छूट मिल जाती है। और क्या बोलते हैं, एनकरेज करते रहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, नए नए इनोवेशंस दे सकते हैं, जॉब क्रिएशन देते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम वगैरह बनाती है ये किसके द्वारा क्या किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेट, यानी कि जो प्रोग्राम वगैरह बनाए जा रहे हैं जिसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहा है, एक इनोवेशन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, और टैक्सेस वगैरह के बारे में बताया जा रहा है, फंडिंग स्कीम्स के बारे में बताए जा रहे हैं, तो ये किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड रहते हैं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। ये जरूर लिखना आप लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसीज, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। और स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा भी किए जाते हैं। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो, स्मॉल बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी ये किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों, वो है स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स। अब देखो स्टार्टअप कंपटीशन का फ़ायदा क्या है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। स्टार्टअप कंपटीशन में क्या होता है कि भाई मान लो 2-4 पर्सन है या फिर बहुत सारे पर्सन हैं, उनका खुद का स्टार्टअप है, खुद का आइडिया है, उनको वो क्या करते हैं, एक कंपटीशन कराते हैं। मान लो एक मेला, रोजगार मेला लगा, उस मेले में बहुत सारे नए नए बिजनेसमैन आए हुए हैं, इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, जिनको जो आइडिया पसंद आया, है ना, उसको वो फंडिंग मिलेगी। जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहाँ पर सब लोग आते हैं अपने स्टार्टअप के बारे में बताते हैं तो उसको फंडिंग मिलती है। इसी तरीके से कंपटीशन होता है दोस्तों, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर लिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर होते हैं नए नए अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, अपना सैंपल दिखाते हैं, भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो अगर उसमें से किसी भी बिजनेसमैन को उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होगा, वो उसको क्या देगा, फंडिंग देगा, ठीक है, और उसको नेटवर्क भी प्रोवाइड करेगा कि आओ अब मेरे बिजनेस में भी आप लोग अब इसको शेयर कर सकते हो आप, है ना। एक लीडरशिप की मतलब मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगी, उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलेगा। तो ये सब स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट, कोवर्किंग स्पेस। अब दोस्तों देखिए कोवर्किंग स्पेस में क्या होता है, यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिए कि मान लो मैंने कोई भी बिजनेस ओपन किया, वो मैंने गाज़ियाबाद में ओपन किया या फिर मैंने दिल्ली में ओपन किया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं दिल्ली में ओपन कर रहा हूँ तो मेरा ऑफिस दिल्ली में होगा, और अगर मैं चाहता हूँ यही ऑफिस मेरे को बेंगलोर में मिल जाए मुझे, या कहीं और मिल जाए मुझे, तो ये क्या होता है, कोवर्किंग स्पेस। वहाँ पर कुछ ऐसे एजेंसीज वगैरह होती हैं जो आपको प्रोवाइड कराएंगी, एक ऑफिस वगैरह प्रोवाइड कराएंगी, एक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराएंगी कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रेंट पर यहाँ पर ले सकते हो। एक बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऑफिस वगैरह वो आपको प्रोवाइड करा देंगी, ठीक है, रेंट पर। तो इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबल ऑफिस हो जाएंगे आपके, यहाँ भी ऑफिस है वहाँ भी ऑफिस है, और आपको वहाँ पर नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रेंट पे ले सकते हो। ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे इवेंट वगैरह भी होते हैं, मान लो आज कोई इवेंट आपका यहाँ चल रहा है, आपको इवेंट करना है बेंगलोर में, तो वहाँ पे एजेंसी तो ऑलरेडी आपकी पहले से हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग अपना इवेंट रख सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा दिया, वहाँ पर अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वहाँ पर एक नेटवर्क आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, इकोसिस्टम आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये फ़ायदा होता है कोवर्किंग स्पेस का। नेक्स्ट है मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम। मेंटरशिप और नेटवर्किंग प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था अभी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे जो ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है, मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनके उनके थ्रू आपको क्या मिलता है, उनके थ्रू आपको गाइडेंस मिलता है, एडवाइस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, और उनके जो नेटवर्क वगैरह हैं वो भी अपने नेटवर्क को आपको एक्सेस कराते हैं, उस नेटवर्क के बारे में बताते हैं, इन्वेस्टर्स यहीं पर आते हैं, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट से आपको एडवाइस मिलती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बताते कि भाई बिजनेस में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, आप लोग ये सब कर सकते हो। तो ये मेंटरशिप और नेटवर्क प्रोग्राम में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फंडिंग। अब दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट और फंडिंग की तो हर किसी को ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं जिसमें क्या करते हैं, फंडिंग्स मिलती है, फंडिंग के ऑप्शंस होते हैं। अब कैसे होते हैं फंडिंग के ऑप्शन, कि मान लो कोई एंजल इन्वेस्टर आ गया, किसी को आपका आइडिया पसंद आ गया, वो आपके आइडिया में क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा, ठीक है ना। और क्या हुआ, क्राउड फंडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो मान लो आपका कोई बिजनेस है, आपने ऑनलाइन एक ऐड चला दिया कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं, है ना, तो इस तरीके से क्राउड फंडिंग भी आप लोग कर सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग ले सकते हो। और क्या हो सकता है दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस वगैरह से, मान लो कोई एजुकेशन का आप रिलेटेड आप लोग काम करना चाह रहे हो, तो इंस्टीट्यूशंस में चले जाओ, वहाँ से आप लोग पैसा कलेक्ट कर सकते हो। और ये जो प्रोग्राम्स दोस्तों होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, और नई नई बिजनेस के प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको समझाया जाता है। तो इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है ईडीपी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है डिफरेंस बिटवीन इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।